हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका जो हमारा टॉपिक है वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। हमने पढ़ा था कि यूरोप में जगह जगह पर सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी, तो इन सीक्रेट सोसाइटीज के कारण रिवॉल्यूशन होगा। 1830 से 1848 के बीच यूरोप में बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं। इस पीरियड में दो मेन रिवॉल्यूशन हुए हैं। पहला है जुलाई रिवॉल्यूशन, सेकंड है ग्रीक रिवॉल्यूशन। चलिए पहले जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो पहला रिवॉल्यूशन था वो था जुलाई रिवॉल्यूशन। यह दो जगह पर होता है, एक तो फ्रांस में और दूसरा बेल्जियम में। अब देखते हैं कि इस रिवॉल्यूशन के कारण फ्रांस में क्या क्या हुआ। कंजर्वेटिव लोगों ने ट्रीटी ऑफ वीना के बाद जो बार्बन डायनेस्टी बनाई थी उसको इन लोगों ने हटा दिया और साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सेटअप किया, यानी कि मोनार्की तो रहेगी लेकिन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होगा। और जो लुइस फिलिपी थे उसको फ्रांस का हेड बना दिया गया। ये तो जुलाई रिवॉल्यूशन के कारण फ्रांस में क्या क्या हुआ वो था। बेल्जियम में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? जो बेल्जियम था वो पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ नीदरलैंड के अंडर आता था, यानी कि जो नीदरलैंड था उसका कंट्रोल था बेल्जियम पर। तो बेल्जियम के लोग अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे, वो भी अपनी आज़ादी चाहते थे और बेल्जियम को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्यूशन किया और इस रिवॉल्यूशन के कारण ही बेल्जियम नीदरलैंड से आज़ाद हो गया, बेल्जियम एक नेशन स्टेट बन गया। ये तो था जुलाई रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं ग्रीक रिवॉल्यूशन। ग्रीक पहले ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। देखो ये जो रेड वाला रीजन है ना, ये क्या है? ओटोमन एम्पायर। और ये व्हाइट वाला रीजन है, ये है किंगडम ऑफ ग्रीक। तो ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। तो ग्रीक भी बाकी कंट्रीज की तरह अपनी आज़ादी चाहता था, वो अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाना चाहता था। इसलिए उन्होंने 1821 में एक रिवॉल्यूशन किया। लेकिन ग्रीक के लोग इतने पावरफुल नहीं थे, तो इन लोगों को अपने आप को ओटोमन एम्पायर से आज़ाद कराने के लिए हेल्प चाहिए थी। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो इनकी हेल्प कर रहे थे, और जो वहाँ के पेंटर्स या फिर जो आर्टिस्ट थे वो भी अपनी पोएम्स और पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों में नेशनलिज्म की भावना फैला रहे थे। 1832 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के बाद ग्रीक ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। कल्चर के कारण भी लोगों में नेशनलिज्म की भावना फैल रही थी। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा कल्चरल मोमेंट जिसकी वजह से देश के लोगों में अपने देश के प्रति प्यार पैदा हो, उसको क्या बोला गया है? रोमांटिसिज्म। तो ऐसे कई सारे रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने अपनी आर्ट, पोइट्री और म्यूजिक के कारण ये लोगों में रोमांटिसिज्म की भावना फैला रहे हैं। अब ऐसे ही एक व्यक्ति थे जॉन गोटफ्राइड। इन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी देश का कल्चर जानना है तो उस देश के कॉमन लोगों के पास जाकर रहना पड़ेगा, तभी हमें उस देश का कल्चर पता लग सकता है कि उस देश का कल्चर कैसा है। लोगों का अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपने देश से प्यार को ही रोमांटिसिज्म बोला गया है। हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वीना के बाद जो पोलैंड है उसको रशिया को दे दिया जाता है, यानी कि जो रशिया है उसका पोलैंड पर कंट्रोल हो जाता है। अब जो पोलैंड के लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे, लेकिन जो रशिया थी उन्होंने क्या किया? पोलैंड लैंग्वेज को हटाकर वहाँ पर रशियन भाषा लागू कर दी। पोलैंड के लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो कुछ लोगों ने 1831 में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। लेकिन जो रशिया है ये बहुत ही पावरफुल था, तो इन्होंने क्या किया? रिवॉल्यूशन को दबा दिया और कुछ लोगों को जेल में भेज दिया और कुछ लोगों को साइबेरिया में भेज दिया, ताकि कोई भी इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके, कोई भी फिर से रिवॉल्यूशन करने की हिम्मत ना कर सके। और रशिया का पोलैंड पर दबदबा हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।